अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बराह रास्त मुखातिब हैं लंदन में मौजूद अज़हर सिद्दीक़ साहब से और वो लीगल कम्युनिटी के एक क्रूसेडर की हैसियत रखते हैं कि लंदन में बैठ के भी उन्होंने पाकिस्तान में रूल ऑफ़ लॉ के हवाले से जो कानूनी जंगें हैं वो अपना मुसलसल वो किला संभाला हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर भाई, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस अपने हिस्से की शमअ जलाते रहते हैं। आज चूंकि हमारा मौजू और है, लेकिन एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। 90 डेज के अंदर इलेक्शन के हवाले से मैंने बहुत काम किया है। अभी सदर पाकिस्तान ने जो तारीख दी है ना, इसके पीछे मेरा ग्राउंड वर्क बहुत है। मैंने मैं 16 जुलाई से शुरू हुआ हूँ साबिक वजीर आजम को वॉर करने के रोकने के लिए कि 90 दिन से पहले जो असेंबलियां वक्त से पहले तहलील ना करना। 16 को लिखा, फिर मैंने 24 को लिखा, उसने असेंबलियां फिर तहलील कर दी। इसलिए कि 60 दिन का प्रोसीडर का वो क्रॉस करना है। हालांकि तुमने जब 3 दिन पहले करोगे, इसका 90 दिन कैसे हो जाएंगे तुम 3 दिन की बुनियाद? वो तो बुनियादी तौर पर एक वजह है, एक लॉजिक है उसके पीछे। फिर मैंने सदर पाकिस्तान को लिखा, अच्छी तरह याद है मुझे, 11 अगस्त को, नहीं 13 अगस्त को, जो कि असेंबली ने तहलील कर दी थी। फिर सदर पाकिस्तान ने बुलाया इनको, इलेक्शन कमीशन वालों को, अब कंसल्टेशन के लिए। वो आपको पता है, फिर वो वाइसराय से मिलने, जो वाइसराय मिलने आ गए, उन्हें सदर से तो मिले ना। और मैंने फिर लिखा इनको, मैंने कहा भी आप अमल दरामद करें ना। फिर सदर ने दोबारा कंसल्टेशन के लिए बुलाया, 1 तारीख के लिए। अब फिर मैंने उनको लेटेस्ट लिखा, और मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने दरखास्त मैंने दायर कर दी है। तो अपने हिस्से की क्षमा, बड़ी मजेदार बात है। पहले होता था कि मैं वकील जहां कहीं भी हूँ, मेरा AOR वकालतनामा दाखिल कर देता था। तो इस दफा आया जी नहीं, अजहर साहब के दस्तखत चाहिए, अजहर सिद्दीक के। तो मैंने कहा वो तो पाकिस्तान में है नहीं, होगा फिर वकील नहीं हो सकते। फिर मैंने किसी एक और दोस्त को कहा, मैंने कहा यार वक्ती तौर पर पिटीशन तो दायर करो, लेकिन बहरहाल कोशिश है। जैसे आप यहाँ इम्तियाज भाई, या अल्लाह ताला आपको जिंदगी और सेहत दे, टू दी पॉइंट, और जो जो बातें आपने कही हुई है ना तारीखी तौर पर, मुझे तो पता है ना जी, वो सच साबित हुई है। और आगे चले, मैं मेरा दिल चाहा कि पहले मैं ये बात कर लूं। नहीं नहीं, बड़ी मेहरबानी। हम सब कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के भलाई के लिए, पाकिस्तानियों की भलाई के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। इस मुल्क में सब के अंदर एक बड़ी एक खलिश सी है और जज्बा भी है कि कोशिश करें। जिस तरह आपने सुना होगा, कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने जब इंडिया के इंटेलिजेंस अफसर को, जो कि वहाँ डिप्लोमेट थे, वो हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के इल्ज़ाम में, उन्होंने कहा कि भारत उसमें मुलविस है, तो उन्होंने अब वहाँ से निकालने का फ़ैसला किया है, बल्कि निकाल दिया, उसको एक्सपेल कर दिया है इंडियन डिप्लोमेट को। तो उस तकरीर में जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि दिस इज़ अ कंट्री ऑफ रूल ऑफ लॉ, और एनी वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ इज़ अनएक्सेप्टेबल। उन्होंने कहा कि दिस इज़ एन अटैक ऑन द सॉवरेंटी ऑफ दिस कंट्री। इतने मुझे दिल में वो खलिश, एक बड़ा अजीब सा मुझे सूरत हाल, जब मैं उनकी ट्रूडो की ये तकरीर सुन रहा था कि जब रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है, और उसने कहा कि उसने उसको अपने जो सॉवरेंटी होती है, जो खुद मुख्तारी होती है मुल्क की, उसके ऊपर एक हमला करार दिया कि एक दूसरे मुल्क के एजेंट्स ने, इस वक्त तक तो इल्ज़ामात हैं कि किस तरह आके खालिस्तान मूवमेंट के एक बड़े एडवोकेट थे हरदीप सिंह, उसको कत्ल कर दिया। तो दिल में बड़ी ख्वाहिश होती है कि अपने मुल्क में भी ऐसा, अल्लाह करेगा वो दिन ऐसा नहीं आएगा। नहीं, लेकिन कमाल की बात है, यानी ये लोग जो है ना, ये मैं यहाँ बरतानिया में हूँ, यार रूल ऑफ लॉ की इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंस है, मैं तो खुद पर शर्मिंदा हो जाता हूँ। यानी मैं उन लोगों में से हूँ जिसने कहा कि मुल्क नहीं छोड़ना। अब बाखुदा मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मैंने बच्चे पाकिस्तान में नहीं रखने। मैं तो जो जिस तरह भी हालात और वाकयात, वो अपना वो अमार जो अबाद का बच्चे का जो हालत देखी है, वो मजाक उड़ाते फिर रहे हैं। वो भाई, उसके उस फैमिली के साथ वो थोड़ा सा गिला भी ना करें यार। तुम लोगों को गिला करने पे भी यानी दुख है कि तुम कह रहे हो कि यार वो भी कोई ड्रामा हो। यार छोड़ दो ड्रामा थोड़ी देर के लिए। अरशद शरीफ वाले मामले में देखे कीनिया में क्या कुछ हुआ, और हम हाथ मलते ही रह गए। तो यही वजह है कि वो कौमें फिर आगे पकड़ी नहीं जाती हैं। और जिस अच्छा, मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो कौम तरक्की नहीं कर, और उसका हक ही नहीं है तरक्की करने का। उसमें तो ये अच्छा है कि हम रूल ऑफ लॉ पे इत्तेफाकन, अब मैं इस तरफ आ गया। वो चूंकि आपने भी एक दुखती रग छेड़ ली
कि पाकिस्तान में जो गैर मुल्की सरमाकारी नहीं होती, यानी गैर मुल्की सरमाकारी तक रुख ही नहीं करता। और 3-4 बड़े-बड़े केसेस हुए, कारके का हुआ था, रिकोदिक का हुआ था, ब्रॉडशीट का हुआ था, कि किस तरह हमारे माशाल्लाह बड़े मुदब्बिर जज साहिबान थे, उन्होंने यूनिलैटरली बगैर इस सोच के कि आपको बैरूनी ममालिक में पकड़ा जाएगा अगर आपने मुआहिदा कोई मनसूख कर दिया। यानी इतना मैं हैरान हूँ कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि वहाँ पे आपको 4-4, 6-6 बिलियन, 9-9 बिलियन डॉलर की फक्की पड़ गई आर्बिट्रेशन अगर आप रीनेगोशिएट ना करें। आर्बिट्रेशन तो सो बुनियादी तौर पे हर चीज़ जो है वो रूल ऑफ लॉ यानी कानून की अमलदारी पे, और लोगों को अगर इस पे एतबार नहीं है तो कौन यहाँ पे आके अपने पैसे लगाएगा, जिसको ये पता नहीं कि कल को दावा हो गया तो सुप्रीम कोर्ट उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगी। तो इसी हवाले से मैंने सोचा कि आपसे पूछूं, हम सियासी गुफ्तगू से बिल्कुल हट के, मैं चूँकि कल आपने भी पाकिस्तान भर के टेलीविज़न स्टेशंस पे जिस तरह चैनल्स पे चल रहा था, हमारी माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट का खुला इजलास था, 14 के 14 जज बैठे हुए हैं और 15 तमाम 15 चैनल 15 15 जज 15 थे, और वो तमाम चैनल्स पे दिखाया गया 8-9 घंटे तक। एक लिहाज से उन्होंने कहा कि दे हेल्ड द एंटायर नेशन हॉस्टेज। तो उसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि ठीक है, एक नई इब्तिदा है, लेकिन क्या 10 घंटे उसको दिखाना ज़रूरी था? इससे कुछ लोग जो कि गाने गा रहे हैं, बड़ी हम्दो सना हो रही है कि एक कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में एक मसीहा आ गया है। तो मैंने कहा कि मैं आपसे पूछूं कि चूंकि आप इतने करीब से सुप्रीम कोर्ट के भी करीब रहे, आपने ये लीगल बैटल भी बड़ी आपने लड़ी, और लॉयर्स खास तौर मूवमेंट जिनके नतीजे में जस्टिस जी, काजी फैसल आए हुए, मैं उस मूवमेंट का हिस्सा रहा हूँ और और मुझे ख़ास तौर बहुत कुछ पे पता है। ख़ास तौर पे आपने ये जो असेंबलियों की जो 3 दिन पहले तहलील का जो वाक़या था, मुझे आपने और कई लोगों को आपने सेंसिटाइज़ किया कि ये तो तमाम तर मामला बदनीयती पे मबनी है, कि हाँ। भई 90 दिन आप अपने हासिल करने के लिए आप सिर्फ 3 दिन पहले कर रहे हैं, इसको डिसॉल्व कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि नए चीफ जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा, वो क्या वाकई एक नए मसीहा बन के आए हैं कौम के उन दुख दर्दों के लिए जो कि एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ की वजह से पैदा हो रहे हैं? उनके लिए क्या क्या बड़े चैलेंज हैं, और क्या वो खुद को पुरानी और नई कंट्रोवर्सीज से बचा पाएंगे? मैं यार सच बोल रहा है, मैं बता दूं आपको, आज आपने मेरी दुखती रग छेड़ दी है, मेरा सब्जेक्ट छेड़ दिया। लेकिन इतना सच बोलिएगा कि मैं यहाँ पे रह सकूं फिर। मुझे कंटेम्प्ट ऑफ इंशाल्लाह कोर्ट मैं ना बस हो ध्यान जाए। रखूंगा, मैं बस ध्यान रखूंगा। वो बैठे बैठे मुझे याद आ गया, 6 मई का वाकया है लाहौर का। भारत के दौरे के अगले रोज भारतीय खुफिया एजेंसी की पाकिस्तान में बड़ी कार्रवाई। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ, जो उमैर है हमारे दोस्त जर्नलिस्ट है। खालिस्तान कमांडो फोर्स के अहम कमांडर परमजीत पंजवार को लाहौर में दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। पर हम रूल ऑफ लॉ, भाई इंग्लैंड आप बर्तानिया की बात करें, मैं लाहौर के अंदर बता रहा हूँ कि लाहौर में हम एक तरफ बताते हैं वो मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है। अब तो बहुत कुछ पता चल गया है। चलें आप छोड़ें इन बातों को, सिर्फ जिक्र तारीख सीधी करनी थी। आपको याद होगा मैं लॉयर्स मूवमेंट का हिस्सा रहा, मैं पहले लॉन्ग मार्च में साथ था, सेकंड लॉन्ग मार्च में मैं था नहीं। 26 दिन मैंने जेल में गुजारे। मेरे खिलाफ 778 के पर्चे थे, और डिटेंशन ऑर्डर, जब रिहाई मिल गई फिर डिटेंशन ऑर्डर आ गए मेरे। मैं कोई 10-12 ऐसे वकील थे जिनके साथ डिटेंशन ऑर्डर में मैं कसूर जेल में रहा, तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ। सेकंड लॉन्ग मार्च में मैं साथ नहीं था, मुझे पहले लॉन्ग मार्च में चलिए कुछ उसे चीजें, छोड़ें, हम उसको छोड़ें। मैं जो बात आप कहनी है, जरा जी, मैं जो बात कहनी है मैं वहीं से आगे चलूंगा। आपको पता है उस लॉन्ग मार्च के उस सारे मसले के दो दो हिस्से थे, दो पर्पस थे। एक जनरल परवेज मुशर्रफ को उतारना था, और दूसरा जजेस अपनी मर्जी के लाने थे। ये मैं दूसरा बड़ा अहम हिस्सा आपके सामने रखने लगा हूं। 105 जजेस निकाले गए, फिर जजेस भर्ती किए गए, और जो जजेस भर्ती किए गए, अब आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐसा वक्त आने वाला है, अल्लाह ना करे जो मैं बात उस वक्त से कर रहा हूं, कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट बुरी तरह छान हावी होने वाली है। आपने वायसराय वगैरह वो सारे वहां देख लिए हैं, मैं बिटवीन द लाइन बात कर रहा हूँ उतनी जितना मैंने आपसे वादा किया हुआ है। लेकिन मैं जो बात उस वक्त से कर रहा हूँ, वो बात अब नजर आ रही है। वो जो खिलाड़ी, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, नवाज शरीफ देख रहे, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को हिस्सा था, और वक्त के साथ साथ चीजें समझ में आ रही है कि अब होने क्या ला रहा है। अब आते हैं अगली बात की तरफ, कि जनाब वो असल में
जस्टिस काजी फायदी साहब, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है और वो उन्हें आज तक क्लियर नहीं कर पाए। उनकी मिसेज़ की प्रॉपर्टी के वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामले में एफबीआर की रिपोर्ट सामने थी। तो उस हियरिंग में ना जस्टिस काजी फायदी साहब जो बातें करते रहे हैं ना, यानी मिसाल के तौर पर कि वो फुल कोर्ट का ज़िक्र करते रहे, नंबर 1। फिर वो बराह रास्त चलाने का हिस्सा बातें करते रहे। बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पे ये सवाल उठाते रहे। वो जो मामला सारे उन्होंने कौम के सामने रखे थे, वो सच साबित करना चाहते हैं। मैं इसको कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं मानता, माजरा जो कुछ भी कल की जो हियरिंग हुई है, इसके पीछे वो आपने पूछा सच, मैं वो बताना चाहता हूं आपके सामने। और वो फिर जो 7 घंटे की हियरिंग है, 4 घंटे जो कुछ बोले हैं, वो ऐसे सवाल उठ गए। कौम तो कई लोग तौबा तौबा कर लिया कि हम पागलों की तरह वक्त क्यों जाया करते फिर रहे हैं। वो 2 बार और उन्होंने कहा कि यार ये तो ये यानी बड़े सवाल उठ गए हैं और बड़ी तकलीफदेह बातें हैं कि हम उसमें लगे हुए हैं। दूसरी तरफ लोग सवाल करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है यहाँ पर दिन दहाड़े लोगों को उठाया जा रहा है, गिरफ्तारियां हैं। मैं बात करूं शेख रशीद की, मैं बात करूं इमरान रियाज की, मैं किन किन लोगों की बात करूं उसको एक तरफ रख लेता हूं। मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम कह रहा हूं कि मुझे कोई इस सुप्रीम कोर्ट जो आने वाली है अच्छी उम्मीद नहीं है। मैं पिछले हफ्ते मैं समझ रहा था कि वाइब्रेंट सुप्रीम कोर्ट आएगी, बड़े सख्त एक्शन आएंगे। इसमें जो पुरानी पिटीशनें चल रही हैं वो लग जाएंगी। इमरान रियाज इनके हलफ लेने से पहले घर आ जाएगा, ये मैंने ट्वीट किए हुए हैं। लेकिन मैं जब देख रहा हूँ इस सारे मामले में, मैं इस सारे मामले को अब ठंडा होता हुआ देख रहा हूँ। और जो लोग कौम इमरान लगी उम्मीदें लगाई बैठी ना इस सुप्रीम कोर्ट से, वो एक हफ्ते में नजर आ जाएंगी आपको। आने वाले 10 दिन में मुझे नहीं नजर आ रहा, वरना तो ये सख्त मामला ही इतना था। यानी वो फैजाबाद धरने को सामने रख के लोग बड़ा सोची बैठे थे कि पता नहीं क्या कुछ हो जाना है, लेकिन नहीं, अब नहीं नजर आ रहा। और और कई लोग तो आपको पता भी, मैं नाम नहीं ले रहा, अमेरिका चले गए हैं जी। वो तो अमेरिका क्या इसमें करने गए हैं? तो इसमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की साजिश क्या है इसमें? देखिए 2 बातें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो मैं जो समझ रहा हूँ, देखिए मैं इम्तियाज़ गुल साहब, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, फॉरेन पॉलिटिक्स को भी मैं देखता आया हूँ। मैं उस वक़्त मैट्रिक के बाद जब मैंने देखा कि हमने वो रशिया को तोड़ने के लिए मोटरसाइकिल पे इश्तेहार हमें बड़ा बताया गया कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। मैं बैठ के टीचर के पास बैठा, उसने कहा ये पाकिस्तान ने अपने डेथ वारंट पे दस्तखत कर दिए। अच्छा। मैंने पूछा, मुझे अब बाद में चीज़, मैंने पूछा क्यों? कहने लगे खित्ते का तवाज़ुन तबाह कर दिया है। अमेरिका ने एक जो एजेंडा लेके आया था वो हो गया और हमने वो जो करना था वो कर दिया। और उसके बाद फिर जब हम अमेरिका के करीब रहे, हमारा हालत देख लेना। फिर जब हम चाइना के करीब गए, ये जो कुछ भी हुआ है इमरान खान के साथ ऐसे नहीं है। क्या वजह क्या है? खित्ते का तवाज़ुन तो आपको पता है कि 2 ब्लॉक बन चुके हुए हैं। अब चाइना को सबक सिखाना है। चाइना जिस तरह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, यूक्रेन के मामले में, अब तो चीजें सारी सामने आ चुकी हुई हैं। अब तो कोई डाउट नहीं रह गया। नहीं, हम जब चाइना को सबक सिखाना है या पाकिस्तान को चाइना से दूर करना है? और मैं जो बात उसके लिए फिर ये बात तो सामने आपके हो। और मुझे वो तारीखी तौर पर बात याद है, उस वक्त भी जब एक फैसला जब हो गया था कि जो है ना अपना दियोसाई का प्लेटो जो है, उस वक्त ये कोई बातें चल रही थी। मैं बात कर रहा हूँ 99 के हवाले से कि उस अच्छा। वक्त नवाज शरीफ जब वो व्हाइट हाउस मिलने गए थे, झुक के मिलते थे। तो उस वक्त भी अगर पाकिस्तान को जब जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में उस वक्त चाइना ने मदद की थी। और आप समझते हैं लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ चीजों को आप मिला करके जुलाई 1999 की बात कर रहे हैं, ये जब यस कारगिल में शिकस्त के बाद फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को वाशिंगटन भेजा कि आप वहां पे जाके कोई अमन मुआहदा कर लें, फायरबंदी हो जाए कारगिल में। यस उस समझे बात को। अब उन चीजों को सामने रखते हुए अब चाइना एक अच्छा दोस्त है। और उसने जिस तरीके से यहाँ सी पैक बनाया, फिर सी पैक के हवाले से अब चीजों को कड़ियों से कड़ियां मिलाकर देखी जाती हैं। इमरान खान अगर आ गया था अपना अगस्त 2018 में, तो ख्वाजा आसिफ ने टीवी में प्रोग्राम में कहा, मैं मौजूद था एक टीवी प्रोग्राम में जब वो खासतौर पर मंसूर अली खान ने जिक्र किया कि जनाब अप्रैल 2019 में राब्ता हो गया था। अब इन चीजों को जरा अगर आप आस-पास मिलाकर देखें तो समझ आती है कि पाकिस्तान को अब इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे लीबिया के साथ हुआ, सीरिया के साथ हुआ, इराक के साथ हुआ, आज कहाँ है कुवैत और क्या हालात बन रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये समझने की बात है। और इसके लिए मैं बताऊँ आपको,
मेरी बदकिस्मती कह दे, खुशकिस्मती कह दे, जब प्रॉपर्टी टैक्स अपना लाहौर हाई कोर्ट में मामला लेके गया तो उस वक्त मैंने 26 प्रोटोकॉल ज़ायनिस्ट के पढ़ लिए। अब ये 26 प्रोटोकॉल को जो बारीकी से समझेगा उसको समझ आ जाएगी कि ये इंटरनेशनल डायनामिक्स क्या हो रहे हैं यहाँ पर। और अभी अच्छा। पाकिस्तान को आगे क्या फेस करना है। पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है, वो बुरा माने या अच्छा माने, हमसे तो नहीं रहा जाता। और अभी भी ये 16-14 सियासी जमात, अभी भी वक्त है मेरे पास, मैं एक बात करने लगा हूं। मैं 6 जून को जब लंदन में आया तो मैंने एक बात की, मिसाके पाकिस्तान की तरफ जाएं, सियासी जमातें इकट्ठी हो जाए, आज भी सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं और मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जाए। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना, वो अब जस्टिस काजी फाइजा का आना है। जी, यही बताएं कि वो जस्टिस काजी फायजीसा पाकिस्तान को इस बैन अवी साजिश और यहाँ पे इस वक्त जो कानून आइन की जो सूरत हाल है उस नरगे में से कैसे निकाल सकते हैं? ये कोई बड़ा चैलेंज है उनके लिए? मैं लिटमस टेस्ट देने लगा हूं आपको। अच्छा। अगर जस्टिस काजी फाइजा 90 दिन वाला मामला टेकअप करके और 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा जाते हैं तो आप समझें कि पाकिस्तान की बचत, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ चल रहा है, उन लोगों के नरगों से निकल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं नजर आ रहा है यहाँ पर, मैं आपको पहले बता दूं। दूसरी बात है कि जो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में इन्हीं का ग्रुप है ना। आपको अगर याद होगा, निगरान वजीर आला है अपना सिंध के अंदर, जस्टिस क्या नाम है उनका, मेरे नाम से बाकिर। हाँ, मकबूल बाकिर साहब। ख्वाजा साद रफी का केस था, नैब का, उन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो उसी ग्रुप से ताल्लुक है। और अच्छा। आज वही ग्रुप जो है, और मैं ग्रुप बता देता हूँ, इफ्तिखार चोई साहब का ग्रुप है इस वक्त। ये कुछ बातें ऐसी हैं, बड़ी लंबी कहानी है। इफ्तिखार चोई साहब का वो ही ग्रुप जो है इस वक्त पूरी तरह छा चुका हुआ है जहां पर। और सुप्रीम कोर्ट में या पूरे पाकिस्तान में? आप पूरे पाकिस्तान में आपके सामने रख रहा हूं, मैं आपके सामने पूरे मैंने मकबूल बाकर साहब का क्या कंसर्न इस बात है? उनको वजीर पंजाब क्यों लगाया गया, किस लिए लगाया गया है? वो समझने वाली बात है कि वो आज खामोश बैठे हुए हैं। बताए ना, अगर सच पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, साथ है अगर यहाँ पर, तो ये जो नहीं नहीं, बात है ना, पॉलिटिकल आप चाहते हैं कि वो वजीर आला ना बने, ना नहीं, बने। भाई यहाँ किसकी क्या मजाल है, उसको हटा जाए। किसी की मजाल नहीं, उसको हटा जाए यहाँ से। जिन्होंने लगाना था उन्होंने लगवा लिया उसको, और वो वहां बैठा। अच्छा। आज बात करे ना, आज बात करे आकर, बताए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या नहीं हो रही यहाँ पर। नजर नहीं आ रहा उसको, एक लफ्ज भी उस इंसान ने अगर आज कहा हो, जो बड़ी बातें करता था उस वक्त, बहुत बातें करता था, आज कहाँ है? आज वो लोग कहाँ हैं जो ये बातें उस वक्त करते थे? वो तो एक आध केस था, यहाँ तो क्या हो रहा है? और ये दूसरा लिटमस टेस्ट है कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वो मैटर टेकअप करते हैं, चाहे वो अरशद शरीफ वाला मामला हो, चाहे वो इमरान रियाज वाला मामला हो, या जो अपना एनफोर्स डिसअपीयरेंसीज है वो वाला मामला हो। ये जी मैं देखना वही पड़ेगा क्या। जी मैं यही पूछने लगा था कि आपने बड़ी खुशी का एक लिहाज से एक्साइटमेंट का इजहार किया, जस्टिस अतहर मिनाला साहब ने कोई बात की है, बड़ा एक फ़िक्रे पे आपने बड़ी बयानात भी, और बल्कि आपने तो मेरा ख्याल है उस पर वीडियो भी किया है। तो आपको इतनी एक्साइटमेंट क्यों उससे हुई है कि उन्होंने कहा कि आपके अब लोगों को जेल से बाहर निकालने का वक्त आ गया है, अच्छा, या वो वक्त मैंने हुआ चाहता है? और मैं वो इसलिए किया कि मुझे बड़े एतराज़ात थे जस्टिस अतहर मिनाला के हवाले से, मुझे उनके ज़ात के कॉन्टेक्ट्स के हवाले से, उनका प्रोसीडिंग से, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा था। और अभी आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हाल देख लें, उनके जाने के बाद यतीम हो गई है वो। अगर आप देखें वहां पर, वहां फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है क्या कुछ हो रहा है। और इमरान खान के अपने केसेस में आप देख लें तो अपना तोशा खाना का कोई केस नहीं है, साइफर का केस कोई नहीं है, लेकिन जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है सामने, तो मुझे तो इसलिए हवा का ठंडा झोंका आया ना उनकी तरफ से। और वो बड़ा जबरदस्त केस है, और उसमें चूंकि हमने बड़ी लंबी जदोजहद की है कि पाकिस्तान में ये अभी उन्होंने प्रिसाइजली कहा क्या है अभी? बुनियादी तौर पर ये है कि हमारे यहाँ से लोग पकड़े और कैदों में ठोसी जा रहे हैं, जेलों में ठोसी जा रहे हैं, ट्रायल चल नहीं रहे उनके, तो वो उनको आप ऐसे जेलों में तो रख नहीं सकते ना। ट्रायल नहीं चल रहे या सजाएं हो गई हैं, वो आप जेलों में ऐसे रखते, तो वो पैरोल पे रिहाई का एक कानून है कि बजाय जेलों के अंदर ठोसने के, रखने के, नुकसान पहुंचाने के, हमारे यहाँ तो यहाँ डिटेंशन ऑर्डर में भी जेलों में, यानी एक बंदे को डिटेन करना है कि नुकसो हमने, उसको भी घर तोड़ो फोड़ो, घर तोड़ के उसको पड़ के जेलों में कैद कर दो। तो ये मैं जो इस तरह की हवा का ठंडा झोंका ये देख रहा हूँ, मैं तो आज ही खत लिख रहा हूँ, और मैं लिखने लगा हूँ कि इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से इकदाम उठाएं। और अगर उस पर अमल दरामद हो गया तो बहुत से हमारे सियासी कैदी
बहुत से जो चाहे पीटीआई के वर्कर हैं और उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो नाजायज जेलों में कैद पड़े हुए हैं, वो बाहर आने की उम्मीद देख रहा हूँ। पर अमल दरामद की बात है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना, वो सारा कुछ आप लोगों के सामने है। वो बेबस नजर आती है जुडिशरी वहां पर मुझे। चले हम इस नशिस्त को इसी बात पे ख़त्म करते हैं कि अल्लाह करे कि जो उम्मीद पैदा हुई है जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स के बाद, उस पे कुछ हिलजुल हो थोड़ी बहुत। तो बहुत सारे जो बेगुनाह लोग हैं इस वक्त जेलों में हैं, जिनका अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, जिन्हें ये भी नहीं पता कि उनका फौजी अदालत में उन पे केस चलेगा या सिविल अदालत में चलेगा। तो अतर मिनल्ला, काजी फैजीसा, अगर वाकई इफ्तिखार चौधरी साहब वाली सल्तनत अगर वापस आ गई तो हो सकता है फिर थोड़ी बहुत कोई हो जाए, क्योंकि उन्होंने तो एक डिक्टेटर को चैलेंज कर दिया था। तो अब देखना ये है कि ये किस हद तक हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको चैलेंज कर पाएंगे, और ये कि और उसमें इस्टेब्लिशमेंट को भी चैलेंज करने की बात नहीं है। आपने उस सिर्फ हल्फ का भरम रखना है जो कि आपने आइन के मुताबिक उठाया है। अल्लाह करे कि वो भरम रखे और जिस उम्मीद का आपने इजहार किया है वो पूरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया।